अस्सलाम वालेकुम। घर जाके पढ़ा, 50 मिनट गुजर गए, पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई। पढ़ाई ख़त्म हो गई, 50 मिनट नहीं गुजरे। फिर लिख भी लिया, फिर भी 50 मिनट नहीं गुजरे। कितनी बरकत होती है 50 मिनट में। हाँ, जो याद करना शुरू कर देता होगा उसको गुजर जाते होंगे। रट्टे के साथ कितना टाइम लग रहा है? अगर कुछ लोग साथ साथ याद भी कर रहे हैं तो 10 इजाफी मिनट है। भाई लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और रट्टा भी मार लेते हैं और 15 मिनट में सब हो जाता है। खैर, कल थी भी गिनती की चंद लाइंस, लेकिन टेक्निकल थी तो उस पर हमने ज़रा टाइम ज़्यादा लगाया था। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन तो बहुत आसान है। जो ऑफर दी जाए जब उसको मनोवन मान लिया जाए। और दूसरा क्या लफ्ज़ था? बाइनी ही वैसे ही। और इंग्लिश में हमने कहा एज इट इज़। जो ऑफर को एज इट इज़ मान लें तो वो एक्सेप्टेंस बन जाती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो वो आगे हमने फिर बातें पढ़ी थी एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस कहेंगे ही उसे जो बिल्कुल एज इट इज़ मान ली जाए बात। फिर एक्सेप्टेंस के अंदर हमने कहा था कि ये एब्सोल्यूट होगी और अनकंडीशनल होगी, क्लियर कट होगी, वाजे होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कंफर्म होगी और कोई शर्त नहीं होगी इसमें। ये अनक्वालिफाइड होगी, अनकंडीशनल होगी। अनकंडीशनल का मतलब है कि जो है जैसा है वैसे ही मान लिया, अपनी कोई शर्त ऐड नहीं की। अगर कर दी अपनी शर्त ऐड, काउंटर ऑफर कहलाएगी। ठीक है। फिर इसकी कम्युनिकेशन जो है, या कम्युनिकेशन की तरफ थोड़ा सा एंड पे आते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन एक पॉइंट पड़ा था। एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। पहले बताना है कि नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं? बड़ा पेचीदा सा मामला है। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है जो नहीं होनी चाहिए? यहां भूल गया। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, कि जवाब ना आने की सूरत में यस खुद ही से अज्यूम कर लेना कि अगर आपका मुझे जवाब नहीं आया तो मैं समझूंगा कि सब ओके है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है नेगेटिव कंफर्मेशन, और ये डिसअलाउड है ऑफर एक्सेप्टेंस के रूल्स में। यहाँ पे ये हमें मना है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। जब तक वो खुद से ओके ना करे आपने ओके नहीं मानना। इनकार करे या खामोश रहे, आपने खामोशी को इनकार तस्वुर कर लेना है, लेकिन इकरार नहीं तस्वुर करना। ठीक। फिर हम ये बात करते हैं कि जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब बोल के, लिख के, वर्ड्स के साथ, और इम्प्लाइड एक्शन से। फिर एक्सेप्टेंस के अंदर हमने बात की थी कि अगर कोई स्पेसिफिकली आपने को मोड बताया है तो उस मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई मोड ना बताया हो तो फिर किस मोड में होनी चाहिए? यूजुअल मैनर, या जो भी रीजनेबल मोड वहाँ पे चलता है। अच्छा, एक्सेप्ट करने वाले ने मोड नहीं फॉलो किया तो क्या ऑफर ख़त्म हो गई? ऑफर करने वाला थोड़ा सा इसरार करेगा। अब अगेन ऐसा नहीं है कि उसने आपकी ऑफर के अंदर गड़बड़ कर दी। आपने 250 रुपये कहा, वो 250 ही मानता है, लेकिन आपने कहा मुझे इस तरीके से इतला देना, उसने किसी और तरीके से इतला दे दी। जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसने कोई कंडीशन ऐड कर दी, उसने सिर्फ आपका बताया हुआ मोड फॉलो नहीं किया, तरीका, एक्सेप्ट करने का तरीका उसने फॉलो नहीं किया। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें कानून ये कहता है कि अगर आपको फिर भी पसंद है कि वो उसी तरीके से करे तो आप क्या करें? इंसिस्ट करें, जोर दें उस पर। और अगर आप जोर नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपको उस एक्सेप्टेंस पे कोई एतराज़ नहीं है। फिर हम आए इसके पोस्टल के कम्युनिकेशन रूल पे। ख़त भेजता एक बंदा है, बाउंड दूसरा हो जाता है। एक्सेप्टेंस पे एक्सेप्टेंस देने वाला किस दिन बाउंड होता है? जब खत पहुंच जाता है। और एक्सेप्टेंस पे जो ऑफरर है वो किस दिन बाउंड होता है? जब खत रवाना होता है। तो ये ऑपोजिट है। और इसकी रीज़न समझ आई थी कि एक्सेप्ट करने वाला बेचारा बाउंड हो गया, उसने बेचारे ने अपना सामान वगैरह साइड पे रख लिया, तो अब ऑफ़र वाले के लिए असूलन वाजिब हो गया है कि उसको कुछ मुनासिब टाइम इंतज़ार करना चाहिए। जी सर, ये जो अगेंस्ट द प्रपोजल लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेड प्रपोजल को देखना।
नहीं, अगेंस्ट मैंने इसलिए कहा था कि अगेंस्ट कहीं आप इसको और मतलब में ना ले जाएं। हाँ, अगेंस्ट को यहाँ उर्दू तर्जुमा करेंगे के मुताबिक, यानी ये ऐसे ही है जैसे हम कहें प्रिंसिपल के अगेंस्ट, प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अगेंस्ट का मतलब है उस बंदे के हिसाब से, तो अगेंस्ट प्रोपोजर का मतलब होगा प्रोपोजर के हिसाब से, प्रोपोजर के मुताबिक। इसीलिए मैंने से कहा था कि अगर इसको एस पर लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा। आप जुमला पढ़ें ज़रा। नहीं, अब इसको एस पर के साथ पढ़े ना, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। हाँ, अब यहाँ रुक जाए, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रोपोजर। तो इसका क्या तर्जुमा हुआ? प्रोपोजर के हिसाब से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। किस दिन? आगे लिखा हुआ है जब खत रवाना हुआ। जी, गुज़िश्ता दिन जो हमने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? जी, आपने बताया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब बी जो है ना 15 अगस्त को लेटर भेजेगा। ठीक है, वो उसके लिए फंक्शन तो नहीं कर, परफॉर्मेंस नहीं करेगा उस चीज़ की कि 5। हाँ, अब इसमें एक बात है कि एक ही नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। मैं ज़रा एक दफ़ा बोर्ड पे दोबारा बना लूँ ताकि हम उसे बार बार रेफर कर सकें, आज भी हमें उसका ज़रूरत पड़े। ए ने बी को किस दिन ऑफ़र दी थी भला हमारी एग्जांपल में? 15 जुलाई को, 1 जुलाई को, और उसको पहुंची कब थी? 15 अगस्त को पहुंची थी। फिर उसने 18 अगस्त को वापस रवाना कर दिया था, और यहाँ कब पहुंची थी? 2 अक्टूबर को। अब हुआ ये कि उसने एक्सेप्टेंस जब यहाँ से रवाना की है ना, तो ए टेक्निकली एक्सेप्टेंस समझेगा कि कंप्लीट हो गई, हालांकि उसे भी पता नहीं लगा। तो कानून के एतबार से ए 18 तारीख को बाउंड हो चुका है, यानी टेक्निकली ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना। अब जब तक कि उसको पता ना लग जाए कि उसने एक्सेप्टेंस में कोई बात की है इस तरह से करके, तो ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट इस दिन कंप्लीट हो गया है, और बी की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट इस दिन। परफॉर्म कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया है, अब ये परफॉर्म कैसे होगा? चैप्टर 6 से लेके 10 तक परफॉर्मेंस को डील करते हैं। यानी इन चैप्टर्स में हमने अभी बस यहाँ पे जाके ब्रेक लगानी है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, कोई एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी तो क्या होगा, इस वक्त हमारा जोर ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। अक्सर सवाल हमसे पूछ रहा होगा, बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान है या नहीं, तो हम देखेंगे अगर शर्तें पूरी हो गई तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इससे आगे आज हमने नहीं सोचना, इससे आगे हमने सोचना है तकरीबन महीने बाद कि ये फिर परफॉर्मेंस किस तरह से होगी, ये आगे इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। तो ये वाली बात समझ आई? जी, अगर ये जो बी है वो उसको लीगली मतलब अदालत में ले जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इसका फर्जी डूब गया उस तक, तो वैसे देखिए अब बी अगर चाहे कि मैं अदालत में ले जाऊं ए को, तो बी की नज़र में भी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए। अब बी की नज़र में कब कंप्लीट होगा? जब पहुंचेगा। तो बी पहुंचने से पहले अदालत में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ए की नज़र में ए तो बेचारा गिल्टी हुआ हुआ है, बाउंड हुआ हुआ है, वो फंसा हुआ है। लेकिन बी अपना हक तभी इस्तेमाल कर सकता है जब बी की नज़र में, इसीलिए उन्होंने बी की नज़र में उस दिन कंप्लीट करवाया है जब खत वाकई ही में पहुंच जाए। दोनों की नज़र में अलग अलग है कानूनी हैसियत ना। इसकी नज़र में कानून 18 पे वाजिब हो गया, और उस
ए और बी की कहानी में ऑफर हो गई और एक्सेप्टेंस हो गई। रेवोकेशन कहते हैं मंजूर की। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा वो तो आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक ऑफर दीजिए और एक एक्सेप्टेंस दीजिए। ऑफर खत्म से किया था, थोड़ा सोच समझ ऑफर कब तक खत्म किया जब तक नहीं एक्सेप्ट करता। ए ऑफर तीन ऑफर और ए की नजर में एक्सेप्टेंस कितनी है? तो ए ये दिन तक अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है 18 यानी 18 को वंस एक्सेप्टेंस का खत रवाना हो गया, अब ये अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जी क्या चीज? अगेन वही बात है, फिर तो ऑफर पहुंचा ही नहीं। इस वक्त तो हम ये एडमिशन ले रहे हैं कि ऑफर पहुंच गई और चलने से पहले पहले, इसका मतलब ऑफर पहुंचने से पहले रिवोक करना जरूरी नहीं है, ऑफर का जवाब निकलने से पहले, ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक करना होगा। ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर ऑफर देने वाला खुद ही अपनी ऑफर वापस ले ले, खत्म हो जाती है। लेकिन वहां क्या पढ़ा था, अगर अपनी ऑफर वापस ले ले बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले, तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को उस दिन तक वापस ले सकता है जब उसकी नजर में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो। और एक ही नजर में कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हो रहा है? माइक लगा रहे? चल, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये टाइम बस इसी में ही आगे पीछे हमारा निकल जाए। जी वो तूफानी आवाज़, नए सेल लगा दिए, इंतजामिया जो है ना वो एकदम से जोश में आ गई। ऑफर की रेवोकेशन, ऑफर कौन दे रहा है? ए। तो ए उसकी रेवोकेशन उस दिन तक कर सकता है जब तक उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस नहीं हो गए। अब बात करते हैं बी। बी ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया था वो डॉक्यूमेंट क्या था? एक्सेप्टेंस। क्या बी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? कर सकता है। कब तक कर सकता है? 2 से पहले पहले। इसने जो डॉक्यूमेंट भेजा है ये उस पे बाउंड कब होगा? 2 तारीख। तो ये अपनी इसकी नज़र में जो कम्युनिकेशन हुई उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है, और उसने जो डॉक्यूमेंट भेजा था वो ऑफर था। तो अगर आपको पेपर में भूल जाए कि ऑफर या एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है, तो आपने देखना ऑफर देने वाला कौन है? ऑफरर। ऑफरर के नज़दीक जिस दिन एक्सेप्टेंस होती है ना वो उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है, और ऑफरर के नज़दीक किस दिन होती है एक्सेप्टेंस? और एक्सेप्ट करने वाला अपनी एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकता है? जब इसकी नजर में कम्युनिकेशन हुई है। तो सिंपल सा रूल है, रेवोकेशन हमेशा एक्सेप्टेंस से पहले होती है। अब सवाल यह कि किसकी रेवोकेशन, ऑफर की या एक्सेप्टेंस की? तो फिर देखेंगे ऑफर देने वाला जो शख्स है वो अपने हिसाब से सोचेगा कि मेरी नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है, वो उससे पीछे पीछे ऑफर ख़त्म कर सकता है। और एक्सेप्टेंस देने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है तो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वही करेगा। वो कब तक कर सकता है? उसकी नज़र में। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस वाला रूल नहीं है कि खत उसने भेजा वो बाउंड और उसने भेजा। रेवोकेशन जो भेज रहा है वो उस पे उस दिन कायम है, और दूसरे वाला तब बाउंड होगा जब सामने वाले को वो खत मिलेगा। रेवोकेशन में ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बस सिर्फ ये रूल जहन में रखना है कि ऑफर या एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले रिवोक हो सकती है, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक हो सकती है। हाँ देखें, एक्सेप्टेंस अभी यहाँ रास्ते में है, यहाँ पहुँच गई तो वो नहीं रिवोक कर सकता, रास्ते में है वो किसी तरह से वापस ले ले। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक नॉर्मल रूट होता था और एक टीसीएस होता था, तेज़ रफ्तार घोड़ा। यानी कि कुछ खत जाते थे ऊँटों पे, 1.5 महीने बाद मंजिल पे पहुंचते थे। और अगर कोई तेज़ खत भेजना होता था तो कुछ ऐसे कासिद होते थे, कुछ ऐसे एलची होते जो तेज़ रफ्तार घोड़ों पे मौजूद होते थे, और वही खत जो 1.5 महीने में पहुंचना है वो 8-9 दिन में पहुंचा दिया करते थे। उनके पास ऐसे तेज़ रफ्तार घोड़े होते थे जो 16-16 घंटे तक तेज़ दौड़ते रहते थे। वो चार्जेस भी ज़्यादा लेते थे, जैसे एक नॉर्मल खत होता है और एक टीसीएस होता है। तो पुराने ज़माने में भी एक नॉर्मल सर्विस होती थी और एक टीसीएस टाइप की सर्विस होती थी। तो अगर आपने एक एक्सेप्टेंस भेजी है और आपको डर लग रहा है कि अगर उस तक पहुंच गई तो मैं फंस जाऊंगा, तो फिर ज़्यादा तेज़ रफ्तार मीडियम से रेवोकेशन भेजनी होगी।
एक्सेप्टेंस, देखिए एक्सेप्टेंस रिवोक का कॉन्सेप्ट ही तब होगा जब आपने रवाना कर दिया, रवाना नहीं की तो एक्सेप्टेंस हुई नहीं है। तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस रास्ते में होगी और इसी वक्त आप उसको रिवोक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस से पहले रेवोकेशन पहुंचनी चाहिए। जी बस खत्म हो गई कहानी। 2 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो 2 अक्टूबर को बाउंड हो गया। अब अगर वो कहता है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूं, तो उसने कहा एक्सेप्टेंस ऑफर की तो कहानी खत्म हो गई, अब बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब आब्दी साहब चैप्टर 6 में बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिवोक हो सकता है। तो अभी ऑफर और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन फौत हो गई, ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, अब हम ये नहीं कहेंगे अच्छा ऑफर देने वाला अगर ऑफर वापस लेने के बारे में सोच रहा हो, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगली डिस्कशन होगी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ हो सकता है, वो हमारी इन चैप्टर्स की डिस्कशन नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है, हमारा स्कोप इस वक्त है कॉन्ट्रैक्ट बनने तक। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हम कहें लो जी वो तो गया, हमारे हाथ से निकल गया, अब आगे क्या होगा वो अगले चैप्टर्स की कहानी है। जी सर, अगर ए ने बी को ऑफर दी है, ठीक है, और ऑफर से पहले उसको नहीं पता कि अभी पहुंची है या नहीं, और उसने रेवोकेशन पहले भिजवा दिया, ठीक हो गया। अभी बी को पता ही नहीं कि ऑफर है क्या, ठीक तो है, फिर कैसे रेवोकेशन होगा? ठीक है, अगर बी के पास एक खत पहुंचे और उसमें लिखा हुआ हो कि मेरा पिछला खत मत पढ़ना या मेरा जो पिछला खत है उसको मत मानना, तो बी हंस के कहेगा लो देखो ये वाला खत पहले आ गया, चलो जो भी खत आएगा मैं देख के नहीं मानूंगा। यानी टेक्निकली लीगली अगर रेवोकेशन ऑफर से पहले पहुंच जाए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वो कई दफ़ा ये व्हाट्सएप पे होता है, 2 मैसेज भेजे, ऊपर वाला मैसेज बाद में मिला, नीचे वाला मैसेज पहले पहुंच गया, अगला बंदा पर क्वेश्चन मार्क ही लगाता रह जाता है कि भाई ये क्या कहना क्या चाह रहे हो, इससे पीछे क्या बात चल रही है। तो वो तो अगेन जब एक ऐसा खत मिलेगा ना जिसमें लिखा होगा कि जी ये वो जो मैंने पिछली बात की है मैं उस पर कायम नहीं हूँ, तो पिछली बात का फिर वो इंतजार करेगा, अच्छा ये वो बात थी जिस पर कायम नहीं है, लेकिन ये तो उसे पता लग गया कि जो भी खत आएगा वो मेरे लिए काम का नहीं है। तो ऑफर के लिए जरूरी नहीं कि वो ऑफर के पहुंचने से पहले पहुंचे, ऑफर एक्सेप्टेंस के रवाना होने से पहले भी रिवोक हो जाए चल जाएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस क्योंकि अब आखिरी लाइन चल पड़ी है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले रिवोक होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी हरकत इसी ने की है, एक्सेप्टेंस का खत भेजा है, अब इसी को ही रोकना होगा। और सर अगर ऑफरर ये करे कि वो रेवोकेशन भेज दे और उधर से एक्सेप्टेंस चल चुकी है और बी फिर भी उस बात पे एग्री हो जाए कि मैं रेवोकेशन कर देता हूँ, तो ऐसा हो सकता है? अगर इसने एक्सेप्टेंस भेज दी है तो वो तो बाउंड हो चुका है, उसकी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया, उसकी इसके पास रेवोकेशन आई ऑफर की, इसने कहा हो चलो ठीक है मजबूरी होगी, इसको अपनी एक्सेप्टेंस रोकनी होगी, अगर नहीं रोकी और वहां पहुंच गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये और बात है कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि अगर 2 पार्टीज मिल के कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद भी एक दूसरे के साथ बैठें कि यार वो उस वक्त गलती हो गई, खत्म कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो बाहमी मुशावरत से कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त वो वाली बातें ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि हमारा स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट बनने तक, उसके बाद की कहानी अगले चैप्टर्स में। जी अंग्रेजी देखिए इसकी, रेवोकेशन, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑन ऑफर, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? ऑफर में भी रिवोक एट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले ये तो हो गई सादा वाली एक्सेप्टेंस, ये जो खतों वाली एक्सेप्टेंस होती है इसके लिए उन्होंने लिखा और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज पर, वही एज अगेंस्ट एज पर द प्रोपोजर। ऑफर देने वाला ऑफर उस दिन तक रिवोक कर सकता है जब उसकी नजर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है, और क्या थी उसकी नजर? जब खत रवाना हुआ था। एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। तो रूल बड़ा सीधा सा है, ऑफर देने वाले का डॉक्यूमेंट ऑफर, एक्सेप्ट करने वाले का डॉक्यूमेंट है एक्सेप्टेंस। इन दोनों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले रिवोक करना है, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तो 2 होती हैं, ये भी और वो भी। तो जो भाई साहब अपना डॉक्यूमेंट रिवोक करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उन्होंने देखना है मेरी नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है। इस कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा डायग्राम को देखते हैं। ए ने भेजी है ऑफर, तो इस ऑफर को रिवोक कौन कर सकता है? ए। और ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले। ए की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब हुई है?
इससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। बी के डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? एक्सेप्टेंस। और रूल क्या है? आप अपना डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। बी की नज़र में एक्सेप्टेंस कौन सी डेट है? तो बी उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। तो इसको सिंपल लॉजिकली ध्यान में रखना चाहें तो भी ठीक है, अल्फाज के साथ ध्यान में रखना चाहें तो भी ठीक है। सर जी सर फर्ज करें शख्स से वो ऑफर दे रहा है ठीक है। 200 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल, उस वक्त वो कहता है 210 में, तो वो ऑफर के ऊपर ऑफर यानी हाँ, पिछली ऑफर ख़त्म। या फिर ऑफर चेंज करेंगे हम उससे? हम ये कहेंगे कि एक बंदे ने ऑफर दी और उसके फौरन बाद एक और ऑफर दे दी, तो ये ऑटोमेटिकली उसी बंदे की काउंटर ऑफर हो गई, पिछली ऑफर खत्म हो जाती है। जी सर अगर ए ने जिस एड्रेस को मेंशन किया बी को ऑफर देते वक्त और बाद में एक्सेप्टेंस से पहले उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया और एक्सेप्टेंस उस पहले वाले एड्रेस पे आ गई, ठीक है, अगर उसने एड्रेस चेंज किया और इसे नहीं बताया था तो फिर इसका तो कोई कसूर नहीं, इसने तो अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि अदालत किसी के घर नोटिस भेजे और वो महीने के लिए मरी चला जाए और कहे मैं तो था ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं, तो कानून फिर इन चीज़ों को नहीं मानता। कानून देखता है कि अच्छा कानूनी हैसियत क्या है। बात समझ आई? जी क्या चीज़? ये लेटर्स के ज़माने की बात कर रहे हैं। अब अगेन ईमेल का प्रॉब्लम ये है कि इधर भेजी उधर पहुंच गई। तो ईमेल, टेलीफोन, फैक्स का रूल ऐसे है जैसे आमने सामने दो बंदे एक दूसरे के साथ हैं। ऑफर देने वाले ने ऑफर दे दी तो वो ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले। तो इन बेचारों को डबल लफ्ज लिखने पड़े। अब प्रपोजल में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, ये है आमने सामने वाला मामला। फिर उन्हें याद आया कि खतों वाली बात भी चल रही है तो उन्होंने एक और ऑप्शन भी दे दी, और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट दैट पर्सन। तो जो आमने सामने वाले मामले हैं, आपने ऑफर दे दी है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर खत्म हो सकती है। और उसने एक्सेप्टेंस अगर दे दी तो चूंकि आमने सामने उसने एक्सेप्टेंस दी और फौरन अगले ने सुन ली, तो एक्सेप्टेंस रिवोक ही नहीं हो सकती प्रैक्टिकली आमने सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में। हाँ, अगर उसने एक्सेप्टेंस दी और वो आवाज़ की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बंदे की तरफ जा रही है और उसने एक और इक्विपमेंट के थ्रू लाइट की रफ्तार से उस एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन उस तक पहुंचा दी, तो वो उस तरह का फिल्मी सीन बनाया जा सकता है। लेकिन आमने सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट में ना एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो इधर की और उधर फौरन से उसको मिल गई। ये खतों में इस तरह के मसले आते हैं। ऑफर और रेवोकेशन दोनों मेल्स इकट्ठी पहुंच जाए कोई मसला नहीं, इस दिन पहुंची होंगी ना, हमें तो इस दिन तक टेंशन थी, खत्म हो गई। मसला कब होता कि ऑफर की रेवोकेशन का खत, मतलब वो एक डाकिया को खत देता, ये लेटर बॉक्स में डाल दो, और डाकिया उसे कहता आपके नाम एक चिट्ठी आई है, इस हाथ में ऑफर की रेवोकेशन की चिट्ठी होती है और इस हाथ में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की चिट्ठी होती। ये मसला आप पेश करते तो ये पेचीदा होता, ये तो नहीं किसी को मसला। सर अगर एक ही रेवोकेशन जी, by law जब सेम डे होता है तो फिर रेवोकेशन प्रिवेल करती है, अगर सेम डे हो रेवोकेशन, क्योंकि अभी तक पोस्ट नहीं हुआ। ये पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बड़ी मजे की बात है। ये पुराने ज़माने में इसका लीगल मतलब होता था कि ख़त पे टिकट लगा और ख़त लाल रंग के एक डब्बे के अंदर डाल दिया गया, ये है पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो फिर पूरे रिकॉर्ड बनते होते थे, फिर डाकिया ख़त निकालता था कि इतने बजे मैंने इतने ख़त निकाले, उनका रिकॉर्ड रखता था, फिर पहुंचाता था। तो वो उस ज़माने में ये सारी कार्रवाइयाँ फिर पोस्ट ऑफिस वालों के जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से वेरीफाई की जाती थी। इसीलिए हम अगली बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि जब खत पढ़ लिया गया, हम कहते हैं जब खत पहुंच गया। क्योंकि पढ़ लिया गया की बात कर ली ना, तो फिर तो हर बंदे ने नई वैरायटी करा देनी है कि जी खत आया था मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आजकल एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का तो रिवाज ही नहीं है, ऑफर की रेवोकेशन का है। तो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पुराना कानून। तो ये जो पोस्टल रूल है, आप ये देखें बड़ा मुलायम चल रहा था चैप्टर, जब पोस्टल रूल आया एक्सेप्टेंस में तो भी हमें टाइम लगा, और रेवोकेशन में भी जब आया, यानी कि ये वो वाली बातें हैं जो आपको इस वक्त हजम नहीं हो रही, इसलिए कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि खत भेज के इंतजार करने वाले बंदे की क्या कैफियत है। आपको तो फौरन से ब्लू टिक लगा नजर आ जाता है। हाँ, उसके बाद आपको जब जवाब नहीं आता तो आपको कोफ्त होती है। लेकिन पुराने ज़माने में ख़त भेजे जाते थे ना, और ख़त का वेट किया जाता था, तो सारे बिजनेस चलते ही ऐसे थे कि जी फलाना बिजनेस को ख़त भेज दिया, पता नहीं वहाँ से जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, पता नहीं हमें स्टॉक रखना है या नहीं रखना।
तो उस ज़माने में इस तरह के रूल्स बड़े ज़रूरी हो गए थे। बस इस ज़माने में इस तरह के रूल पढ़ाए नहीं जाने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने पढ़ा दिए, हमने देख लिए। पेपर में इस चैप्टर से सवाल किस तरह के आते होंगे? अरे एक छोटी सी स्लाइड तो देख ही लिए। नहीं एक मिनट, जब ज़्यादा जज्बाती हो गए। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, जो पर्सन रेवोकेशन कर रहा है, जिस दिन वो रेवोकेशन रवाना करेगा उसकी नज़र में उसने उस दिन कम्युनिकेट किया है, और जिसको की जा रही है उसकी नज़र में जब उसके नॉलेज में आएगा। तो यहाँ कहानी सीधी हो गई, वो एक्सेप्टेंस की तरह उल्टी कहानी नहीं है। तो रेवोकेशन का मामला तो सीधा है। मेरा सवाल ये है कि इसमें से पास पेपर के सवाल किस तरह के आते होंगे? कुछ सिनेरियो बेस्ड, कुछ क्राइमिंग बेस्ड। जहाँ जहाँ आपको किताब में लिस्टें नजर आए ना, वहाँ चांस है कि वहाँ से रट्टे वाला सवाल आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स, फॉर एग्जांपल ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। जी अब अगर वो वाली स्लाइड, वो वाला पेज, ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। और अगर सिनेरियो बनाना चाहें तो सबसे प्यारा सिनेरियो कहाँ बन सकता है? खतों में, ठीक है, या कुछ और इस तरह से करके। तो एक काम करते हैं, लिमिटेड टाइम में जितने हम पास पेपर्स की शक्ल देख सके। हमारे पास ये घड़ी, अरे वाह ये घड़ी आगे है, मैं भी परेशान हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन तो है, दिखाएं जी। ये इससे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वाह जी जी। हमें टाइम याद रखना चाहिए, मतलब 2 अक्टूबर तक है और वो 4 अक्टूबर को पहुंच जाए तो फिर टाइम याद रख सकते हैं कोई वजह से, किसी वजह से। जी आपको याद होगा तो मैंने कुछ गैप खुद भी रखा था। मैंने कहा था ना कि अगर आप आज खत भेज रहे हैं जो 1.5 महीने बाद पहुंचता है, तो टेक्निकली 3.5 महीने सोचें। 1.5 महीना जाने का, 1.5 महीना आने का, 15 दिन का उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस का डिले, या कोई बीच में बारिश हो गई या कुछ और इस तरह से। तो पुराने ज़माने में लोग रीजनेबल टाइम तक फिर वेट किया करते थे। पास पेपर्स अगर हम 2009 से 2022 तक के देखें, तकरीबन 21 तक के, 22 की तो एक अटैम्प्ट के तो अभी सॉल्यूशन भी नहीं आए। तो अगर हम पुराने से नए सवाल की तरफ आए, तकरीबन 10 के करीब सवाल हैं, 10-11 के करीब आपको टोटल सवाल मिलेंगे। डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंसिडर वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 7 नंबर का सवाल। एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है? कब होती होगी वैलिड? जब उसकी एसेंशियल्स पूरे हो जाएं, कैप्सूल्ड और अनकंडीशनल होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फलाना। तो टेक्निकली एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स पूछ लिए 7 नंबर के लिए। व्हाट इज जी? इसमें भी सिर्फ डेफिनेशन लिखी होगी, हेडिंग लिख दो बहुत। जी अब डेफिनेशन लिख के आगे क्या हम हेडिंग लिख दें? 7 नंबर इतने कम नहीं होते, अच्छे खासे नंबर है। 2 नंबर की डेफिनेशन 5 हाँ लेकिन 5 के लिए वो 3-3 वर्ड्स को तो एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, थोड़ा सा तो। पहले पॉइंट्स लिखना। हाँ मतलब इसी तरह से, इस तरह से पॉइंट। पेपर में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी कम और ज़्यादा में डाउट हो। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं हेडिंग लिख दूं, 1 लाइन लिख दूं, दूसरी ऑप्शन है मैं हेडिंग के साथ 2-2 लाइनें लिख दूं, और आपको याद भी है तो 2-2 लाइनें लिख देनी चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर ज़्यादा सोच रहा है या कम सोच रहा है। आप पास पेपर में देखेंगे एक ही सवाल जिसका एक ही जवाब है, लेकिन कभी 5 नंबर के लिए, कभी 6 नंबर के लिए, कभी 7 नंबर के लिए। तो जहाँ डाउट हो कि कम लिखूँ या ज़्यादा लिखूँ, अगर याद है तो ज़्यादा लिखते हैं। उस वक्त ज़्यादा लिखने में 1 मिनट लगना है, बट नंबर सिक्योर हो जाना है। तो हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं, जस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं। और मेरी डेडलाइन वही 1:10 है, 1:10 पे आप लोगों को मैं, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट आफ्टर विच प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक? वो कौन सा टाइम है जिसके बाद प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे वो टाइम, वो जो प्रपोजर की नज़र में जिस दिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो गई। अब चूंकि 3 नंबर का है तब आप कहेंगे मज़ा तो नहीं आया, तो थोड़ा सा आप और बताएंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके नज़दीक उस दिन कंप्लीट हो जाती है जब खत रवाना होता है, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ अब देखिए इसमें कुछ साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शकील ने वकील के साथ ये जुल्म किया, बताओ सही है या नहीं है। सीधा सीधा सा सवाल, जो सीधा सवाल है फिर उसमें आपने जो आपको याद है उसके मुताबिक जवाब देना है। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक? वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे प्रपोजल फारिग हो जाता है? ऑफर आपको पता है, रिजेक्ट हो जाए, काउंटर ऑफर आ जाए, वगैरह वगैरह। आप 4 नंबर के लिए एक छोटी सी लिस्ट उन्होंने पूछ ली। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, सिनेरियो। हुए मुराद ऑफर हिज कार टू सनम फॉर 4 लाख। मुराद ने अपनी गाड़ी, ऑटम 15 में, पता नहीं 4 लाख में कौन सी गाड़ी थी, मुराद ने सनम को 4 लाख में अपनी गाड़ी ऑफर की। सनम ने एक्सेप्ट कर ली, ज़बरदस्त।
एंड एनक्लोज अ पे ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख, और 1.5 लाख का पे ऑर्डर बना दिया विद अ प्रॉमिस टू पे द बैलेंस एंड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500 ईच। उसने कहा मेरी गाड़ी 4 लाख की लेनी है, उसने जनाब 1.5 लाख का चेक बना दिया और बाकी किस्तें कर दी। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या बुरी बात लगी है? ऑफर बाइनी ही वैसे ही नहीं मानी गई, एज इट इज नहीं मानी गई। अगर वो कहती हाँ ठीक है 4 लाख, ये 4 लाख पकड़ो गाड़ी दे दो, तो बात सही थी। उसने खुद ही से किस्तें करा ली, अपनी तरफ से कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर ली, तो ये क्या कहलाएगी? काउंटर ऑफर। अब ये इस तरह का सवाल आए तो फिर अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे को। जब आप मंडे को एक दफ़ा टेस्ट में इस तरह के सवालों से गो थ्रू हो चुके होंगे, तो फिर थोड़ा सा एक हो सकता है आप खुद से टकरे मार के बहुत अच्छे सोल्यूशन पे पहुंच जाएं, तो फिर ट्यूसडे को ये वाली डिस्कशन होगी कि सवाल सॉल्व कैसे करने हैं। इस वक्त सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि किस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। बदर हु इज ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट सेंड वन ऑफ हिज एम्प्लॉई आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैज़ बीन मिसिंग फॉर 5 days। 5 दिन से उसका एक घोड़ा मिसिंग है और उसने अपने एक एम्प्लॉई को कहा जाओ ढूंढ के लेके आओ, उसको रवाना कर दिया। मीनवाइल बदर एडवर्टाइज अ रिवॉर्ड ऑफ 20,000 इन न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग हॉर्स, और अखबार में भी इश्तिहार दे दिया कि जो मेरा गुम हुआ घोड़ा लेके आएगा मैं उसे 20,000 दूंगा, और अपने एम्प्लॉई को अलग से रवाना भी कर दिया कि ढूंढ के लेके आओ। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आफ्ताब कौन है भला? वो एम्प्लॉई जो ढूंढने निकला है। आफ्ताब को नहीं पता अखबारी इश्तिहार का। ट्रेस द हॉर्स, वो घोड़े को ढूंढ के ले आया। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड, जब उसे पता लगा कि इस पे तो इनाम था, ही आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम, उसने कह दिया जी मुझे इनाम चाहिए। अब आप फौरन से तड़प गए कि नहीं भाई किस तरह का इनाम? कानून का रूल कौन सा जहन में आ रहा है? ऑफर का अवेयर होना चाहिए, मतलब जो एक्सेप्टर है मस्ट बी अवेयर ऑफ द। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन है, उन्होंने सिचुएशन बना दी। अब आपने उस एक लाइन की बेस पे इसको सॉल्व करना है। सिनेरियो समझ आया? तो सिनेरियो वाले सवाल इस तरह से आते हैं कि वो क्या करते हैं, एक रूल पकड़ते हैं, उसके खिलाफ कोई चीज सामने वो कर देते हैं, फिर आपसे कहते हैं बताओ कानूनी हैसियत से सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप वो रूल के बेस पे जवाब देते हैं। जी वो बताए, अगर आप गौर से देखिए तो वर्ड सब्सीक्वेंटली बाद में उसे पता लगा, और पीछे क्या था? घोड़ा हैंड ओवर कर दिया, ट्रेस करके ले आया, तो उसे पता बाद में लगा है, और अब आके वो इनाम क्लेम कर रहा है। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड? नहीं। अब इसका सीधा जवाब तो नो है, लेकिन खाली नो से 4 नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसको बड़े खूबसूरत तरीके से लिखना है, जो हम ट्यूसडे को देखेंगे इंशाल्लाह। जी अगेन यही तो मैंने ट्यूसडे को बताया। असल में देखें सीधी सी बात है, आपके जहन में क्या आता है, कैसे जवाब करना चाहिए इसे? कंडीशन बतानी चाहिए कि ये कानून है, और थोड़ा सा तबसरा कर देंगे यहाँ बदर को क्या पता था और उसको क्या नहीं पता था, और जवाब दे देंगे हाँ या ना। तो मैंने कौन सी नई साइंस बता देनी है? यही साइंस होगी, बस ज़रा ज़्यादा फनकारी से बता रहूँगा, ठीक है, लेकिन टेस्ट आप लोगों का पहले हो जाएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। 4 नंबर यशी लग गई, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स पूछ लिए, फड़का फड़कू दिए। ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, तगड़ा सा सिनेरियो लग रहा है, ये भी बड़ा सा सिनेरियो लग रहा है। एक काम करते हैं, ये 2 पढ़ लेते हैं पहले, हाँ, इसलिए कि वक्त कम और मुकाबला सख्त। रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 42 लाख। बतूल ने साकिब से कहा कि मैंने तुम्हें फ्लैट सेल करना है 42 लाख में। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर, बहुत अच्छी बात है, एंड सेंड अ चेक ऑफ 15 लाख विद अ स्टिपुलेशन, ए कंडीशन, टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,12,000 ईच। मतलब इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो खुद से एक नई चीज़ सोचे। पूरा का पूरा आइडिया उठाया पास पेपर के एक सवाल से, अल्फाज और किरदार बदले, और दोबारा। हाँ, अगर ऑफर ने कहा होता फिर तो बात सही थी। अब ऑफर ये थी कि 42 लाख में फ्लैट लेना है, उन्होंने जनाब खुद ही से इंस्टॉलमेंट करके अपनी ही तरफ से बीच में वैरायटियाँ ऐड कर दी, तो हम कहेंगे ये अच्छी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो कंडीशनल हो गई। उसने खुद ही से ही शर्तें लगा दी, खुद ही से सारी चीज़ें। तो पास पेपर के सवाल का एज इट इज़ छापा,
इसका मतलब है जो लोग पास पेपर करते हैं उनको एक एजीए मिल जाता है कि थोड़ा सा पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती है कि देखा देखा सवाल आ जाता है। इस दफ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग में 4 से 5 सवाल पास पेपर से अडॉप्ट हुए हुए थे। 4 से 5 सवाल अच्छे खासे होते हैं। लें जी, लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये तो बहुत ही को पसंद है। सलमान सन वॉज मिसिंग, ये दूसरा पार्ट है। महमूद वन ऑफ द बॉडीगार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन, उसके बॉडीगार्ड ने कहा मैं उसे ढूंढ के लेके आऊंगा। मीनवाइल सलमान गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर अनाउंसिंग अवार्ड ऑफ 25,000। अब इससे आगे आपको पता है कि कहानी वही होनी है। उसका घोड़ा गुम हुआ था, इसका बच्चा गुम हो गया, उसने 20,000 का नाम रखा था, इसने 25,000 का। उधर उसने एम्प्लॉय को खुद कहा था ढूंढ के लेके आओ, इधर बॉडीगार्ड ने कहा जी मैं जाके ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ 2 नंबर के लिए सवाल और 4 नंबर के लिए सवाल चेक किए, वही चीज़, वही थीम, सारा कुछ। और अब आपके दिल में ये डाउट आ रहा है कि मैं कम लिखूँ या ज़्यादा, तो ये रूल हमेशा ध्यान में रखना है, कम और ज़्यादा में जब डाउट हो ज़्यादा। ये 2 नंबर तो पक्के करें ना। एमई एग्जामिनर कहे कि जी कम नंबर का था तो क्या हुआ, उसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम ही नहीं किया, उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो ये सारी बातें मज़ीद आगे वो कर रहे होंगे। अब ऐसा ना हो कि जुम्मे से आप लोग लेट हो जाएं। 2 इसके सिनेरियो ऐसे हैं जो हम नहीं डिस्कस कर सके। एक ये वाले सिनेरियो में ना ऑफर एक्सेप्टेंस वाली बात है, मज़े का सिनेरियो है, ठीक है। अभी असल में आप लोगों को अगले वीक मोस्ट प्रॉब्ली किताब अब मिल जानी है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो वो फिर पास पेपर्स आपको साथ साथ विद सोल्यूशन मिल जाया करेंगे, तो मसला नहीं होगा। अभी तो आपने टेस्ट तैयार करना है, ठीक है जी। मंडे को क्लास टाइम में टेस्ट है, उस दिन मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहूँगा, मैं किसी और कमरे में किसी और क्लास वालों को पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन आप लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।